चलिए, तो आज सुबह हम लोग रोल्स थ्योरम देख रहे थे। तो रोल्स थ्योरम को लेकर के तीन उसके ऊपर जो नेसेसरी कंडीशन लगाई थी, एक तो क्या था कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में तो होना चाहिए कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल ए कोमा बी में होना चाहिए डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाए तो भाई वहां पे रोल्स थ्योरम लग जाती है। रोल्स थ्योरम आपके पास क्या है कि ए से लेके बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। या फिर देखा जाए, अगर इसी तरीके से इसको अगर ग्राफिकली समझा जाए, तो अगर ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है, दोनों पर आपके पास वैल्यू सेम हो रही है और फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच में, तो आपका एक मिनिमा या मैक्सिमा जरूर आएगा। मतलब या तो ऊपर से गया तो कम से कम एक बार तो ऐसे मुड़ेगा, और नीचे गया तो कम से कम एक बार तो ऐसे मुड़ना पड़ेगा। यहाँ वर्ड कम से कम का यूज इसलिए किया गया है, आप लोग समझदार है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तो फिर काउंटलेस है, कितनी भी बार मुड़ सकता है ये। मगर हाँ, कम से कम एक बार तो जरूर ऐसा होगा कि आपके पास एफ डैश सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब एफ डैश मतलब उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा, या फिर कम से कम एक क्रिटिकल पॉइंट जरूर होगा। और क्रिटिकल पॉइंट बोले तो वही आपके पास में एक जगह ऐसी जरूर होगी जहां पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो है वो जीरो हो जाएगा, या फिर एक मैक्सिमा या मिनिमा जरूर होगा, लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल के बारे में तो ऑब्वियसली नहीं कह सकते, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज देखने को मिलती है कई बार, इस डाउट का अगर किसी के दिमाग में तो क्लियर होना जरूरी है कि सर टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सर, अगर आप कोई ग्राफ है आपका, ये ए से स्टार्ट है और ये बी पे खत्म है ना, मैं बात कर रहा हूँ केवल डिफरेंशिएबिलिटी की, इस तरीके से कुछ भी ग्राफ है, तो सर ये एंड पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होगा तो आपका ए के बाद और बी से पहले हो जाएगा, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन कभी भी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये मतलब नहीं है इस बात का, ठीक है ना। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन लेकर के चलते हैं बच्चे, कैसे नहीं है। ये बात आपकी सही है कि टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, मगर ये बिल्कुल गलत बात है कि डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी क्लोज इंटरवल में डिफाइन नहीं हो सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये कोई ग्राफ है, कोई एक ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये पूरी। अब यहां मैंने उठाया ए और यहां मैंने ले लिया बी। अब ए जो बी, ए और बी की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन ए पर भी डिफरेंशिएबल है और बी पर भी डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन जो है आपका क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। मगर अगर यही आपके टर्मिनल पॉइंट हो जाते तो यस, फंक्शन यहाँ पे आपका डिफरेंशिएबल जो था वो नहीं होता, फंक्शन आपका यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। मैंने क्यों इस बात को बताया ना, अभी आगे आपको पता पड़ेगा इसका स्टेटमेंट को, और थोड़ा सा डीप में जाकर के देखते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने कि सपोज अ फंक्शन continuous in close interval a comma b and differentiable as well, differentiable as well and differentiable as well, मतलब डिफरेंशिएबल भी है इसी इंटरवल में, एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये भी है, ठीक है। देन रोल्स थ्योरम, आरटी शॉर्ट में, इज एप्लीकेबल और नॉट। तो क्या यहाँ पर रोल्स थ्योरम लग जाएगी क्या, है ना। क्यों मैंने ये क्वेश्चन पूछा ना कि भाई फंक्शन अगर कंटिन्यूटी देखा जाए, कंटिन्यूअस आपका किसमें है, इन ये क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, मगर डिफरेंशिएबल आपका क्या है, एंड डिफरेंशिएबल आपका किसमें है, डिफरेंशिएबल आपका किधर है, इन ये भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। मगर आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो वो ए और ए के बाद बी और बी से पहले हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब ये भी हो गया इसी बात से, इसी स्टेटमेंट से, तो ये भी मतलब निकाल सकता है, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, ये छोट में लिख दिया, डिफरेंशिएबल
इन क्लोज ओपन इंटरवल ए कोमा बी, ये भी बात सही है। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल में अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये हमारे पास ओवर इंफॉर्मेशन है। हमारी जो नीड थी कि क्लोज में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो तो है ही सही ना। तो तीसरी कंडीशन उसने बोला हुआ है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो कुल मिलाकर के हमारी जो तीनों कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यहां पर एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है यहाँ पे। ठीक है ना। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपको सपोज मैं डायग्राम दे दूं, इसी तरीके के क्वेश्चन डायग्राम को लेकर के आ जाए। जैसे सपोज ये आ गया है ना, ये आपका ए है और यहाँ पे सपोज आपका बी है। ज्यादा लाइट हो गया कलर। ये कुछ ग्राफ ऐसे आ जाए, ये ऐसा घूम के ये गया है ना, और ये यहाँ से ऐसे। क्या यहाँ पर आपके पास रोल्स थ्योरम अप्लाई एप्लीकेबल है? यहीं पे पूछ ले आपसे, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल और नॉट? क्या इस डायग्राम पे आप रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं? तो यस लगेगा। क्यों? आपके पास फंक्शन जो है ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह सीधा एफ एक्स लिखूंगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। क्या कंटिन्यूअस है? यस, ये बात सही है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है क्या? इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, यस ये भी है। क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है क्या? यस ये भी है, तो लग जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों हुई सर? एक्स इक्वल मतलब बी पर, आपका बी के बाद जो है फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो बी के बाद होने दो ना भाई। बी बी तक देखिए आप, मैंने आपको बोला था क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में, उस समय भी मैंने स्ट्रेस दिया था। इसका मतलब कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि मतलब फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस होनी चाहिए। ए से पहले का रीजन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली एफ ऑफ बी आपका इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस होना चाहिए, बी और बी से पहले तक का, बस यहीं तक ही है ये क्लोज इंटरवल कंटिन्यूटी का मतलब। बी के बाद क्या हो रहा है उस समय लेना देना ही नहीं है। तो यस, यहाँ पर आपके पास में रोल्स थ्योरम लग जाएगी। यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यस, रोल्स थ्योरम थ्योरम रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एप्लीकेबल है, कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। कुछ और मैं एग्जांपल लूं अभी आपके सामने, कुछ और ग्राफ्स बनाऊं अगर। सपोज जैसे बेटा ये ग्राफ ले लो आप, ये ए ये बी, इसके थ्योरम से रिलेटेड सारे जो डाउट है वो क्लियर होना जरूरी है, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे। ये देखिए, ये और फिर ये ऐसा और फिर ये, है ना। मैं ये थोड़ा एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं लग रहा होगा दिखने में, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूं कि एफ ऑफ बी आपको बराबर से दिखने लग जाए। अभी ठीक है ये। अब यहाँ समस्या क्या है? ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ समस्या क्या है? कंटिन्यूटी को लेकर के तो कोई समस्या नहीं है, मगर ए पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और बी पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नहीं होने दें। क्या मतलब है उससे? एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस ए कोमा बी, इन ए कोमा बी, है ना, इन ए कोमा बी। एफ एक्स डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल।
यस, आई एम सॉरी, कुछ यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई थी बीच में। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, है ना, वो तो है ही सही। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी बी है, तो ये भी कंडीशन वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। देन इसका मतलब क्या होगा, एसरेशन, यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, यहाँ पर लग जाएगी, है ना। तो हमको केवल ये देखना है, अगर रोल्स थ्योरम के थ्रू हमको अगर सवाल करना है तो केवल कंटिन्यूटी देखनी है क्लोज इंटरवल में, उसके बाद और उससे पहले का कोई मतलब नहीं है। डिफरेंशियबिलिटी देखनी है ओपन इंटरवल ए को बी में, उस पॉइंट ए पर भी और बी पर भी डिफरेंशियल होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो और उससे पहले तो ऑब्वियसली है ही नहीं। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ही आपको चेक करनी है। इसके अलावा क्या हो जाता है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। उसके बाद का आपको नहीं देखना है। तो मैं इसको नोट डाल के लिख देता हूं इस चीज को। रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम, रोल्स रोल्स थ्योरम। पहला, कंटिन्यूअस रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। इसमें रोल्स थ्योरम लगने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहला, कंटिन्यूअस इन ए कोमा बी, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। सच दैट क्लोज्ड इंटरवल, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, है ना, ध्यान देने वाली बात। दूसरा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, सच दैट ओपन इंटरवल, मैं यहां पर भी ना थोड़ा ध्यान देने वाली बात, ओपन इंटरवल में। और तीसरा, सी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन है। अगर क्लोज इंटर के बाद या क्लोज इंटरवल मतलब ए के से पहले या बी के बाद अगर डिसकंटिन्यूटी आती है ग्राफ में, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, है ना। एंड द सेम फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ए पर भी डिफरेंशियबल नहीं है तो भी चलेगा, ए के बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड, ना। ये आपका नोट 1 हो गया। आगे देखते हैं नोट 2। सी विल एग्जिस्ट, सी क्या है आपका, सी क्या है, सी आपका वो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव आपका जीरो हो रहा है, वो रूट एफ डैश एक्स का, ठीक है ना। सी विल एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ही आपका रूट रहेगा, ठीक है ना, रोल्स थ्योरम का। पहला तो हमने नोट डाल के मैंने रिक्वायरमेंट बता दी कि केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए तभी लग जाएगी। सी के बारे में अगर कमेंट करेंगे तो ए और बी के बीच में होगा, है ना। बट वी कैन नॉट गिव इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर रोल्स थ्योरम आपके पास किसी कर्व पे किसी फंक्शन पे लगती है, तो जैसे ये ए है और ये बी है आपका, ये ए ये बी है, और कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर इस केस में देखा जाए तो ये एक सी है, जहाँ पर आपके पास एफ डैश सी जो है इस केस में जीरो हो रहा है।
तो जो रूट होगा मतलब वो जो सी होगा जहां पर आपका जैसे बोला जाता है ना कि कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा सी जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, तो वो जो सी होगा वो ए और बी के बीच में ही होगा, ये बात पक्की है। मगर कितने ऐसे सी होंगे ये बात नहीं हम बोल सकते। जैसे मैंने डायग्राम अगर ये कंसीडर किया तो इस केस में तो एक ही आ रहा है, मगर अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसे कुछ कंसीडर कर लूं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे और फिर ऐसे, है ना, इससे शार्पेज नहीं है ये, तो यहाँ पर सी जो है वो 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 भी के बल्कि 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, चारों पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो है वो जीरो ही हो जाएगा। तो हम ये तो बता सकते हैं कि सी जो पॉइंट है जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होना है या फर्स्ट डेरिवेटिव आपका जीरो होना है, वो आएगा ए और बी के बीच में आएगा, मगर वो कितने होंगे या उनकी पोजीशन कितनी होगी ये हम नहीं बता सकते, है ना। कहाँ उसकी लोकेशन ए और बी के बीच में कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, ए के ज्यादा पास होगा, बी के ज्यादा पास होगा, ये कुछ नहीं बता सकते आप, है ना। वी कैन नॉट गिव इट्स एग्जैक्ट लोकेशन, ऑल्सो वी कैन नॉट comment on exact number of सी, मतलब हमारे पास कुल कितने सी आने वाले हैं इस पर भी आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा, मतलब वो सी कितने होंगे और कहां पर होंगे जहां पर डेरिवेटिव आपका जीरो है ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, अगला देख लेते हैं। थर्ड, इफ रोल्स थ्योरम is applicable, then there exactly one root will exist between A and B for every Rolle's theorem applied in क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। तो ये वही बात है, बार बार उसको अलग अलग तरीके से, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाएगा, यहां पर उसी चीज को एफ डैश एक्स हमने एक then exactly one root exists of f dash x equal to 0, f dash x equal to 0 का there is exist there, then there exists at least one root of there, then exactly one there exactly one root will exist for f dash x equal to 0 between a and b for every Rolle's theorem applied in क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। तो उसी को अलग अलग तरीके से देखिए क्या क्या चीजें हमने एफ डैश एक्स के जीरो होने के लिए यूज में लिए। पहली, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में अगर हम ए कोमा बी में अगर हमारे पास रोल्स थ्योरम लगती है तो एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा, पहला तरीका ये। दूसरा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होगा, ये भी आगे आएगा। और तीसरा, कम से कम एक रूट एफ डैश एक्स का एफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट जरूर होगा। तो तीनों वो एक ही चीज है एक्चुअली, है ना। इसी को अलग अलग तरीका से बोला गया है, ठीक है ना। और अलग अलग तरीके से ही इन तीनों को लेकर के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, है ना, वो भी लिख ही लेते हैं। और इसी स्टेटमेंट को और दूसरी तरीके से लिखा जाए, इफ रोल्स थ्योरम इसको कई जगह रोलीज थ्योरम भी बोला जाता है। रोल्स थ्योरम is applicable
in closed interval a comma b, then there at least one point exists where slope of tangent is 0। ये भी वही चीज है ना। से एफ डैश सी इक्वल टू 0 है ना, मतलब वो पॉइंट सी है मान लिया जाए, तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव को सी से सेटिस्फाइड करवा देने पे जो नंबर आता है वो स्लोप होता है और वो 0। तो ये तीनों एक ही चीज है ये, है ना। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या क्या हमने बोला है रोल्स थ्योरम के लिए। एफ डैश एक्स के लिए हमने क्या क्या चीजें बोली है। क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में अगर हमारे पास रोल्स थ्योरम अप्लाई होती है, वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो कम से कम एक पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में जरूर ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज इसको एक्सप्रेस करने की। दूसरा, कम से कम एक रूट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का जरूर होगा, ये भी वही चीज है। या फिर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। और इसी को ही, ये स्लोप वाली बात को ही अगर और दूसरे तरीके से बोल दिया जाए तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ये सब एक ही तरीके से, अभी और भी बनाना चाहे तो और भी कई लैंग्वेज बन जाएंगी इसकी, मगर मोटे मोटा आपको केवल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है रोल्स थ्योरम में, है ना। बनाने के लिए तो और भी कई तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं, और क्वेश्चन है आपका, आप बताइए ट्रू और फॉल्स इस डायग्राम को लेके। तो सपोज जैसे ये एक कर्व है, ये आपका ए, इधर बी, और ये कुछ कर्व है आपका, इधर ये पॉइंट है, ये आपका बी है। ओ कृष्णा, तो ये आपके पास एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी है, ठीक है ना। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हो गए, और आपका कर्व कुछ ऐसे है, ये कुछ कर्व है आपका। तो आपके पास स्टेटमेंट है यहाँ पे जिसको आपको ट्रू और फॉल्स टिक करना है। फ्रॉम द ग्राफ देयर exists at least one C belongs to A comma B where f dash C इक्वल टू 0। यहाँ पर रोल्स थ्योरम तो नहीं लग रही है। अच्छा, अगर मैं रोल्स थ्योरम नहीं पढ़ाता और फिर इस क्वेश्चन को मैं अगर आप लोगों से पूछ लेता, किसी भी बच्चे से पूछ लेता, तो वो जाहिर तौर पर इसका आंसर जो होता है यस देता कि यस सर ये रहा ना एक, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसका ये मैक्सिमा, इस केस में तो इसका मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप 0 हो गया। मगर क्योंकि अब मैंने यहाँ पे रोल्स थ्योरम बता दी गई ना, तो वो तीन कंडीशंस जो है वो दिमाग में जो है बच्चे के आ गई है। अब बच्चा क्या करता है ना यहाँ पे कि किसी जगह पर टेंजेंट का स्लोप 0 होना या एफ डैश एक्स का 0 होना, इसको रोल्स थ्योरम से जोड़ के देखने लग जाता है। हालांकि यहाँ पे रोल्स थ्योरम नहीं लग रही है, मगर यहाँ पे यस बिल्कुल एफ डैश सी इक्वल टू 0 जरूर होगा, ये एक पॉइंट है आपका, और सी आपका ए और बी के बीच में भी है। तो यस, ये स्टेटमेंट जो है आपका यस ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है ये सी पॉइंट है, यहाँ पर खींची गई टेंजेंट का स्लोप यहाँ पर 0 है, या फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, या फिर कम से कम एक सी यहाँ पर जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि ये बात कर रहा है जहाँ पर एफ डैश सी जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, अगर इसी को ही ऐसे बोल देते हैं, इसी को ही, इसी जैसे अभी इस क्वेश्चन को ये लिया मैंने, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे दे देता, यूजिंग रोल्स थ्योरम, यूजिंग रोल्स थ्योरम, using Rolle's theorem such that there exist at least, using Rolle's theorem
such that at least one C belongs to open interval a comma b such that f dash c इक्वल टू 0 हो जाए, f dash c इक्वल टू 0 हो जाए इसी के लिए। तो अब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्यों क्यों फॉल्स हो गया? अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 की बात करते तब तो सही है, मगर यूजिंग रोल्स थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे रोल्स थ्योरम से कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि रोल्स थ्योरम तो यहाँ लग ही नहीं रही है। तो ठीक है ना, तो किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 0 होना, इसका रोल्स थ्योरम से लेना देना नहीं है। रोल्स थ्योरम का जरूर लेना देना है इस चीज से कि टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पे 0 हो जाएगा, है ना। वही वाली बात जो आज सुबह हुई थी कि ये थ्योरम केवल एक साइड से ही सही है, वाइसा वर्सा नहीं है ये, है ना। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कितने पेजेस होती है? चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, इन रोल्स थ्योरम we cannot comment on roots of f of x। ठीक है ना, where conditions we cannot comment on roots of f of x। In Rolle's theorem, we cannot comment on roots of f of x while condition should be satisfied by f of x only, है ना। अब देखिए ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड किसके थ्रू करनी चाहिए? फंक्शन के थ्रू, मगर फिर भी हम किसके रूट पे कमेंट करते हैं? एफ डैश एक्स बोलते हैं कि एफ डैश एक्स का रूट होगा, एफ एक्स के रूट का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमको किसी फंक्शन के रूट के बारे में कमेंट करना है तो हम क्या करेंगे? पहले उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो अब हमारे पास उसका इंटीग्रल आ चुका है। कोई फंक्शन अगर उसका इंटीग्रेशन कर देते तो जो फंक्शन आता है उसको उस फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन बोला जाता है। इसी तरीके से डिफरेंशियल फंक्शन भी बोला जाता है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स के रूट पे कमेंट करना है यूजिंग रोल्स थ्योरम, तो सबसे पहले तो मैं इसका इंटीग्रल निकालूंगा। इंटीग्रल फंक्शन जो होगा, इंटीग्रल फैक्टर नहीं, इंटीग्रल फंक्शन में निकालूंगा, और इस इंटीग्रल फंक्शन पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। अगर इस पर रोल्स थ्योरम इसको सेटिस्फाइड कर गया ये, तो इसके डेरिवेटिव जो कि दोबारा से यही आ जाएगा, इसका कम से कम एक रूट जरूर होगा उस रेंज में जहां पर ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। तो कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको रोल्स थ्योरम यूज करनी है किसी फंक्शन पे, तो उस फंक्शन पे आप रोल्स थ्योरम एज इट इज यूज नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ आपको अगर किसी गिवन फंक्शन पे आपको रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है, या फिर सॉरी किसी गिवन फंक्शन के रूट पर आपको यूजिंग रोल्स थ्योरम अगर आपको कमेंट करना है, तो उस फंक्शन को लेकर के उसका इंटीग्रेशन कीजिए, उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कीजिए। अगर वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाइड कर सकता है, कर देगा, तो फिर आप उस पर कमेंट कर दीजिए कि यस, इस गिवन रेंज में कम से कम इसका एक रूट जरूर होगा। तो इसको भी लिख देता हूं। Hence, to show the existence of root, show the existence of root of an given function of a गिवन फंक्शन। कोई फंक्शन अगर आपको गिवन है, उसके कमेंट पर अगर उसके रूट पर अगर आपको कमेंट करना है, कोई फंक्शन जो आपको गिवन है और उसके रूट पर अगर आपको कमेंट करना है, से आपका वो फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसके रूट पर अगर आपको कमेंट करना है देन गेट इट्स इंटीग्रल, then gets its integral get its integral and satisfy the Rolle's theorem on satisfy the Rolle's theorem using this integral function। ठीक है, अगर उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर जाती है तो फिर इसके रूट पे आप कमेंट कर सकते हैं कि उस गिवन इंटरवल में इसका कम से कम एक रूट जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ा, है ना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल है आपका गिवन a1 a2 a3 up to the an are real numbers, are real numbers, are real numbers satisfying a naught upon n plus 1 plus a1 upon n plus up to the a n minus 1 upon 2 प्लस ए एन इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसको, क्या है ये, ए नॉट अपॉन एन प्लस 1, ए वन अपॉन एन, ए एन माइनस 1 मतलब ये लोअर सफिक्स है एन माइनस 1 अपॉन 2, ए एन अपॉन 1 इक्वल टू 0। ये सारे जो नंबर है वो इसको सेटिस्फाइड करते हैं। कितने नंबर है, ए वन से लेकर के ही है। ए नोट तो मेंशन नहीं किया, यहाँ पर ए नोट भी आएगा बेटा, ए नोट भी आएगा ना, उसको लिखना भूल गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको सेटिस्फाइड करते हैं। देन prove that कई बार इस स्टेटमेंट की जगह TRT भी लिख दिया जाता है, देन प्रूव दैट। ठीक है ना, याद रख दिया, कहीं एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ जाता है तो। देन प्रूव दैट एटलीस्ट one real root of equation a naught x की पावर n plus a1 x की पावर n minus 1 plus up to the a n equal to 0 lies in open interval 0,1। तो भाई यस, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, तो मैंने जैसे आपको बताया, देखिए पूरे स्टेप वाइज वैसे ही चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। सबसे पहले किसके रूट की बात हो रही है, इसके रूट की बात हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे रोल्स थ्योरम, क्योंकि हम पढ़ी रोल्स थ्योरम लें तो जाहिर सी बात है बेटा अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट है आपके वो 0 से लेकर के 1 के बीच में। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता ना तो वो पता है क्या बोलता है आपको, यहाँ पर गिवन ए नोट से लेके ए एन तक ये रियल नंबर है, ये दे देता, सेटिस्फाइंग ये कंडीशन दे देता, देन 4 ऑप्शन दे देता है, इनमें से किस इक्वेशन के रूट 0 से लेके 1 में एग्जिस्ट करेंगे। ये कुछ होता हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको जिसके रूट एग्जिस्ट करवाने हैं उसको आपको एफ डैश एक्स लेना है।
तो लेट एफ डैश एक्स जो है जिसके रूट की बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू दी ए एन। जैसे मैंने इसको एफ डैश एक्स ले लिया, आप इसको जी एक्स भी ले लेते, उसका इंटीग्रेशन आ जाता, उसको एफ एक्स ले लीजिए। मतलब क्या, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जी एक्स और फिर इसका इंटीग्रेशन करने पे ये नया फंक्शन बन जाता है, उसको एफ एक्स ले लीजिए। आप चाहे जैसे कर लीजिए, या फिर सीधा एफ डैश एक्स ले लीजिए, जो इंटीग्रेशन आ जाएगा उसको एफ एक्स ले लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, मैं सीधा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ए नॉट एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब जो देखो जो गिवन कंडीशन है ये कुछ कुछ यहाँ से दिखने लग गया है अब आपको, ये जो कंडीशन है, प्लस ए वन एक्स की पावर एन अपॉन एन प्लस आगे होता है ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब एन माइनस टू होता है, ए टू के साथ एन माइनस टू होता है तो प्लस वन करते ही अपॉन एन माइनस वन प्लस अप टू दी ए एन माइनस वन एक्स की पावर। देखो जितना ये लोअर सफिक्स है ना, एन प्लस वन में से उतना ही सब्ट्रैक्ट, ये जीरो था तो एन प्लस वन से जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ए वन था तो एन प्लस वन में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एन माइनस एन प्लस वन में से ये एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल टू बचेगा। तो ये अपने पास टू क्या बचेगा बेटा, वन बचेगा ना। ठीक है, यस। क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ क्या यही दिया था, ए एन एन प्लस वन में से, तो यस एक्चुअली ये x की पावर n है, तो जितना लोअर सफिक्स है n में से उतना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, a1 है n में से वन ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ an तो x में की पावर n में से n सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये n माइनस टू है, तो इसके पास जो पावर रही होगी x में वन रही होगी, तो वन प्लस वन अपॉन में भी टू आ जाएगा। इसी तरीके से a n यहाँ पर x की पावर जीरो है तो यहाँ x की पावर वन अपॉन वन, और इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c है ना, ये वन है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना, आंसर तो सेम ही आएगा। अब मेरे पास ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, इस पे मैं लोअर ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करूंगा, ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन एक्स की पावर एन अपॉन एन ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन n minus 1 plus up to the a n minus 2 sorry n minus 1 x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस a n x रेस टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस c। अब देखिए आप f ऑफ जीरो, तो ये तो c आ ही गया। f ऑफ वन की अगर मैं बात करूं, भाई मेरे को रोल्स थ्योरम जो है वो जीरो से वन में ही तो ना सेटिस्फाइड करूंगा, क्योंकि गिवन रीजन भी यही है, किसके रूट जीरो से लेके वन में एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑप्शनल होता, ये ऑप्शन वाले होते तो, है ना, एमसीक्यू टाइप का होता तो ये, तो एफ ऑफ वन जैसे ही मैं यहाँ पर करूंगा, एफ ऑफ वन मेरे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा यहीं से ही, ए नॉट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस ए टू अपॉन एन माइनस वन प्लस अप टू दी ए एन माइनस वन अपॉन टू प्लस ए एन अपॉन वन प्लस सी। अब ये जो इतना पूरा था ना, ये आपको जीरो दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो आपको गिवन कंडीशन है क्या है, जो चीज इक्वल टू जीरो दी है, क्या वो यही चीज नहीं है क्या यहाँ से यहाँ तक, तो एफ ऑफ वन भी आपके पास सी आ गया। अब बात करते हैं भाई, ये तो लास्ट कंडीशन है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ वन तो आ गया, ये तो आखिरी कंडीशन है, मगर अब यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स, भाई ये पॉलिनोमियल है, उसने कहा है कि ये सारे आपके रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर में से। अब ये मत बोलना कि सर रियल नंबर है तो ए नॉट इक्वल टू ए वन इक्वल टू एटी, ए टू इक्वल टू ए एन अप टू दी एन सब जीरो हो जाए, तो सब जीरो हो जाएंगे तब भी सर ये हो रहा है, तो फिर तो वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, देखिए, है ना, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, वैसा नहीं होता है ना। तो
वो इकलौती कंडीशन है जो कि एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है कि भाई सभी जीरो हो जाए, सभी जब जीरो हो जाएंगे तो फिर ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। तो अगर वैसा नहीं है तो ये फिर ये कांस्टेंट नहीं बनता है, तो फिर उस केस को छोड़ के ये हमेशा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के बारे में हर अपनी डोमेन में हर जगह तो कंटिन्यूअस होते हैं और हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं। भाई पॉलिनोमियल ही तो है, ये भी सिंपल। तो इनमें पॉलिनोमियल में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल है। तो क्या ना लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल continuous and differentiable everywhere, and differentiable everywhere, हर जगह ही होते हैं। तो 0 से 1 में तो कोई बात करनी नहीं है। एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर कहाँ पे, नंबर लाइन में हर जगह, ठीक है। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो आपके पास तीनों कंडीशन लग गई। देन रोल्स थ्योरम या फिर रोलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहाँ पे रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा एप्लीकेबल, सो देयर इज at least one root C lies 0,1 for f dash x इक्वल टू 0। और f dash x क्या है, ये तो हमने शुरू में ही लिया था, यही है f dash x जिसके रूट आपको बताने थे। तो भाई ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर वो घुमा करके सपोज, अगर जैसे ये तो क्वेश्चन हो गया आपका, इसी क्वेश्चन को अगर वो और थोड़ा सा दिमाग लगा के, पता है कैसे भी दे सकता था, वो ऐसा दे देता आपको कि ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, ए नॉट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू दी ए एन, ये आपके पास कोई पॉलिनोमियल है ना, सेटिस्फाइंग ए नॉट अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन अपॉन एन प्लस अप टू दी ए एन अपॉन वन इक्वल टू 0। आई थिंक यस, ये इस तरीके से इसको सेटिस्फाइड करता है। देन देयर एग्जिस्ट at least one C lies belongs to 0,1। अब ए ऑप्शन आपको कुछ भी दे देता है इसी में, ए नॉट एक्स की पावर सी की पावर एन माइनस वन, सी की पावर एन प्लस वन प्लस ए वन सी की पावर एन प्लस अप टू दी ये ए एन सी की पावर वन प्लस कोई भी कांस्टेंट ही है। बी ऑप्शन आपको कुछ भी दे देता, और इसमें राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, किसका रूट जो होगा, किसका रूट इसके, मतलब अभी हमने जो देखा किसके रूट जो है वो लाई करेंगे, वो इसी के रूट लाई कर रहे थे क्योंकि इसी को हमने डेरिवेटिव लेकर के चले थे। तो ए नॉट सी रेस टू द पावर एन प्लस ए वन सी रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू दी ए एन इसके, है ना। तो ये चारों ऑप्शन दे देता। तो इनमें से सही ऑप्शन कितना था कि सी किसका रूट पॉसिबल है, सही आंसर यही था। ऐसे भी आंसर दे सकता है ना। तो उस केस में सर फिर हमको कैसे पता पड़ेगा कि सर कौन से फंक्शन को जो है वो एफ डैश एक्स लेना है। तो इसका सिंपल सा एक लाइन का या फिर एक शब्द का जवाब है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी की सारी टेक्निक्स होंगी, वो डेवलप होंगी, जिससे आपका आईक्यू जो होगा वो डेवलप होगा, और आपको देखते ही क्वेश्चन को पता पड़ जाएगा ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। चलिए, तो ये तो जस्ट बात थी, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है तो उस केस में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा वो ये है, लेट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, let a function f of x, let a function f of x is continuous
let a function f of x continuous and differentiable, let a function f of x continuous and differentiable in close interval a कोमा b। अब देखिए रोल्स थ्योरम की जो पहली ब्रिक्स होती है ना वो तो यहीं से रख दी गई है। क्यों? कंटिन्यूस भी बता दिया क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल भी क्लोज इंटरवल में बता दिया। इसका मतलब ओपन इंटरवल में ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल है। तो अब जो भी हमको फंक्शन एज्यूम करना होगा इस क्वेश्चन के थ्रू, उसके लिए हमको पहली दो कंडीशन तो देखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। एंड मतलब एफ ऑफ एक्स के लिए तो कम से कम देखने के जी ऑफ एक्स के ऊपर उसने कमेंट किया, दो फंक्शन है यहाँ पे, एंड जी ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एक्स इसमें नहीं है, वो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ था। डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल a comma b, then prove that there exists at least one c between a and b, मतलब ओपन इंटरवल a comma b, between a and b such that 2c f of a minus f of b इक्वल टू f डैश c, और यहाँ मल्टीपल में है, यहाँ नहीं आएगा तो नीचे लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए आप, मैंने जो आपको बताया था ना, तीन में से तीन तरीके से इसको बोला जा सकता है कि एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ डैश सी होगा, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर एग्जिस्ट करेगी, या एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा। तो उनमें से ये आपके पास फर्स्ट वाली फॉर्म है कि एक सी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पर एफ डैश एक्स का रूट सी है, एफ डैश एक्स का रूट सी है, ये आपको बताना है। एफ डैश एक्स है कोई फंक्शन और उसका रूट सी है कोई फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव का। दोबारा, या अब मैं एफ की बात भी नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जो फंक्शन लूंगा ना, इसको मैं कोई फंक्शन लूंगा यहाँ पे, अब उसको एफ डैश एक्स नहीं ले सकता। जो फंक्शन मुझे अज्यूम करना पड़ेगा उसे एफ डैश एक्स नहीं ले सकता, क्योंकि एफ डैश सी यहाँ पर ऑलरेडी है। उसको भी एफ डैश एक्स ले लूंगा तो फिर एफ और ये ही फंक्शन हो जाएगा। तो अब मैं इस फंक्शन को, जिसके की मेरे को रूट बताना है, उसको मैं जी डैश एक्स लेकर के चलूंगा। तो लेट, क्योंकि रोल्स थ्योरम से करना है मुझे, तो जिसके रूट की बात आ जाती है ना, तो पहले तो मुझे जो दिया है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। मुझे ये प्रूव करना है कि कोई ऐसा सी ए से लेके बी में जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ डैश सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब देखिए जिस तरीके से आप लोग सोचेंगे ना, मैं उसी तरीके से, अब यहाँ पर एकदम से आपके दिमाग में शायद ये ना आए कि भाई क्या फंक्शन है, किसका डेरिवेटिव और रोल्स थ्योरम क्या चीज है। तो अब आप यहाँ देखिए, इसका मतलब ये तो बात ये हो गई कि मुझे 2c, मैं इस पूरे फंक्शन को इधर लेके आ जाऊं, एफ ऑफ बी, पहले मैं इस पूरे फंक्शन को इधर लेके आऊं एफ डैश सी, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन का रूट सी जो ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करता है वो मुझे बताना है। इसका मतलब कोई एक इक्वेशन है 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज at least one root in open interval a comma b। मुझे यही प्रूव करना है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है मेरे को। तो अब मुझे इस इक्वेशन का एक रूट इस इंटरवल में प्रूव करना है। तो यहां से लग जाएगा अब आपके पास रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम
किसके रूट पर कमेंट करती है? किसी फंक्शन के डेरिवेटिव पर। तो इसको ले लो जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी एफ यहाँ पे यूज है। 2x एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एफ एक्स के ऊपर ऑलरेडी बात बोल रखी है कि वो डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है ए से लेके बी के बीच में। तो अगर कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो जी एक्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, है ना। एफ ए और एफ बी कॉन्स्टेंट है, एफ एक्स हो जाएगा। एफ किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन तो एफ एक्स रह जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा दो, नहीं भी लगाओगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक फंक्शन है, इसके ऊपर मैं रोल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाई कर लेता हूं। तो रोल्स थ्योरम इसके ऊपर चेक करते हैं। पहला, जी एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, है ना। ये मैं कैसे बोल सकता हूं? देखो, एफ ए एफ बी ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है ना। एक्स स्क्वायर हर जगह कंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स उसने बोल दिया हर जगह कंटिन्यूअस है, फिर तो ये तो कंटिन्यूअस, ये तो एक कांस्टेंट ही है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास दूसरा जो कि खुद भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्ट्रैक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यस, कंटिन्यूअस है, ये बात सच है यहाँ पे। दूसरा, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। क्या ये बात सच है? एक्स स्क्वायर हर जगह डिफरेंशिएबल है, क्यों है? ना तो शार्प पे जाता है, ना ही कहीं डिसकंटिन्यूअस होता है। एफ एक्स इसके बारे में बोल ही रखा है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सब्ट्रैक्शन लो या आपका या सब्ट्रैक्शन लो या एडिशन लो, हर जगह आपका जो होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा इस केस में। तो यस, ये भी बात सही है। अब तीसरा और मेजर चीज बनती है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है या नहीं है। तो अब देखिए, वैसे तो है वो भी, कैसे? एक बार, सॉरी, जी ए इक्वल टू जी बी, जी ए इक्वल टू जी बी, जो कि हमारी तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पर जी ए रखूंगा, तो जी ए रखूंगा तो एक इक्वेशन आएगी, जी बी रखूंगा तो दूसरी इक्वेशन आएगी। वो देखने में अलग अलग जरूर है, मगर है वो एक्चुअली सेम ही। जैसे अगर मैं यहाँ पे जी ए रखूँ, फटाफट से करके बताया तो ये ए स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, और ये माइनस एफ डैश ए, और अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस सी। इसी तरीके से अगर मैं जी बी रखूंगा, है ना, बी स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ डैश बी, और ये ए स्क्वायर एफ डैश, सॉरी नहीं, डैश तो रहेगा ही नहीं ना, इधर भी नहीं रहेगा, एफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब ये दोनों सेम है मगर दिख नहीं रही, कैसे दिखेगी? यहाँ पर आप ये जो ए स्क्वायर है ना, पहले ए स्क्वायर की ए स्क्वायर टर्म कॉमन लो, बी स्क्वायर को जान दो अंदर, ए स्क्वायर में इसको जैसे आप कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ये आ जाएगा। फिर यहाँ से एफ ए इसके पास है, एफ ए में एफ ए, यहाँ इसके पास है एफ ए, और एफ ए जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे, एफ ए जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे तो एफ ए का भी कॉफिशिएंट जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो है ये दोनों सेम ही, मगर अभी आपको यहाँ से देखने में नहीं लग रहा है, जैसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करोगे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। जैसे इस केस में ना, एफ ए जी ए और जी बी बराबर तो हैं, पर प्रूव करना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सलाह दूंगा कि आप जी ए इक्वल टू जी बी इस तरह के केसेस में कभी ना करें। आप क्या चीज करें ना प्रूव, आप ये करें, जी ए माइनस जी बी ये इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये भी इक्वल टू जी इक्वल टू जी बी है। अब देखिए जी इक्वल टू जी बी कैसे आएगा। तो जी इक्वल टू जी बी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जब जी इक्वल टू जी बी आप करेंगे वैसे इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से ही हो जाएगा। ये यहाँ से यहीं से ही हो जाएगा, जी ए में से जी बी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इतना तो खैर विजन काम ही करता है बच्चों का, जो आईआईटी के स्टूडेंट होते हैं। तो जी ए माइनस जी बी अगर मैं करूंगा, जी बी मैं यहाँ से करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, ये है मेरे पास। तो सबसे पहले इसी में से, या फिर यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ से जी ए माइनस जी बी जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए इधर देखिए यहाँ पे, यहाँ
तो जीए माइनस जीबी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ए स्क्वायर, जीए के लिए ये ए स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, बी स्क्वायर। कोफिशिएंट दोनों का सेम रहेगा, पहले इस कोफिशिएंट को निकाल दो एफ ऑफ बी, और जो बचेगा उसको लिख दो, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब जीए माइनस जीबी करेंगे तो ये सेकंड टर्म जीबी वाली टर्म को जब माइनस करेंगे तो उसके लिए जो टर्म नेगेटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तब आपके पास अगेन ये तो फिर से कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज अ कॉमन, और यहां से नहीं अगर एज्यूम कर पा रहे हो तो यहां से देख लो, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, यही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब क्या कॉमन आ रहा है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो वो ले लो। और जैसे इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लोगे, अब देखो अंदर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये गया इससे और ये गया इससे, अंदर आ गया जीरो, आंसर आ गया जीरो। तो जी ए माइनस जी बी, यस ये भी सही है हमारा, ये भी प्रूव हो गया। तो जी ए इक्वल टू जी बी, ये भी प्रूव हो चुका है। सो रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो और exist 1c belongs to a comma b such that f dash g dash c equal to 0 इक्वल टू 0। और g dash c आपके पास क्या है, वही है जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना, प्रूव हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन आपके पास में अगर पूछा जाए, ये आपके ऑप्शन ये एमसीक्यूज में आएगा, तो वो क्या देगा, यहां तक दे देगा आपको, देन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये तो मैंने इतना बड़ा लिखा है क्योंकि मेरे को सारी चीजें समझानी थी। अगर इसको मैं शॉर्ट हैंड में लिखने लग जाऊं, जैसे कि प्रैक्टिस होने के बाद आप करेंगे, तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा भी लेगी तो आधा मिनट। तो इस हिसाब से अगर आपने चारों क्वेश्चन, चारों को भी अगर आपने वेरीफाई करा, तो ज्यादा से ज्यादा लगेंगे 2 या खींचतान के 3, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। वही ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को डिवोट करने के लिए टाइम वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का एक क्वेश्चन आया हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही आया था। तो ये क्वेश्चन नहीं है वैसे, अब है क्या ना, एक्चुअली पहले, आज से जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे 3-4 थ्योरम थी। मैंने आपको चारों थ्योरम पहले भी बताई थी कि 4 थ्योरम थी, उसमें से मैंने एक चौथी थ्योरम तब आपको नहीं बताई थी। तो आईएमबीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं। रोल्स, जो कि अभी पढ़ ली अपन ने, अगली लांगराज आएगी। अब ये 3 रह गई। पहले सीएमबीटी भी हुआ करती थी। सीएमबीटी क्या था, उसका मतलब कॉशेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशेस मीन वैल्यू थ्योरम, थ्योरम है ना। ये क्वेश्चन ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके कोई मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने दी थी ये, है ना। तो अब क्योंकि क्वेश्चन मीन्स थ्योरम तो रही नहीं, तो इसलिए इसको मैंने एज एन एग्जांपल दिया है, मगर इसको पढ़ लेते हैं हम। क्यों पढ़ लेते हैं ना, देखो फायदा क्या है कि सबसे बड़ी जो थ्योरम होती है ना, जिसका सबसे बड़ा रीजन कवर करती है, वो ये सीएमबीटी ही होती है। इसका एक स्पेशल केस बनता है लांगराज एलएमबीटी, और इसका भी सब केस बन जाता है आपका रोल्स आरएमबीटी, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। आईएमबीटी तो खैर इन दोनों से अलग है, उसका तो डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना है नहीं, मोनोटोनिसिटी से ही है थोड़ा बहुत। ठीक है ना। तो ये है, इस तरीके से चलता है। तो चलिए सीएमबीटी को थोड़ा देख लेते हैं एक बार। कॉशे मीन वैल्यूज थ्योरम, एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर बेस्ड। हालांकि ये कोशेस मीन वैल्यूज के जो थ्योरम के जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप एलएमबीटी से भी कर सकते हैं। और अगर ज्यादा अच्छे से बोला जाए तो कोशे मीन वैल्यूज के लांगराज एलएमबीटी के जो क्वेश्चन है वो सीएमबीटी से भी हो जाते हैं। ये ज्यादा अच्छा मतलब स्टेटमेंट है अगर बोला जाए तो, क्योंकि सीएमबीटी का स्पेशल केस ही आपका लांगराज होता है, कोशेस मीन वैल्यू थ्योरम।
इसमें एक साथ दो फंक्शन को कवर किया जाता है, ये है इसकी खासियत, है ना। जैसे रोल्स आपकी एफ एक्स एक ही फंक्शन पे लगी थी, ये दो पे लगती है एक साथ। कैसे लगती है, इसको शॉर्ट में ऑब्वियसली CMBT बोलते हैं, CMBT, CMVT। तो CMVT देख लेते हैं क्या है। लेट f of x and g of x, let f of x and g of x are two continuous function, are two continuous function, are two continuous function in closed interval a comma b, a comma b, and 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 are differentiable in ओपन इंटरवल a कोमा b। इसका मतलब RMVT की जो फर्स्ट दो कंडीशन है वो fx भी फुलफिल कर रहा है, gx भी फुलफिल कर रहा है। आगे देख लेते हैं। वेयर gx इज द गिवन, वेयर gfx, वेयर gx is monotonic in the given interval, the given interval, in the given interval, then prove that, then prove that, and prove that at least prove that at least one C belongs to open interval a comma b such that f dash c upon g dash c equal to f of a minus f of b upon g of a minus g of b। ठीक है ना, ये प्रूव करते हैं। तो अभी तो हम जो सारी चीजें हैं रोल्स थ्योरम से ही देखेंगे इसका प्रूफ। हमको ये जो है वो प्रूव करना है। तो किसके रूट की बात हो रही होगी, इसके रूट की बात हो रही होगी, तो सबसे पहले इसको फंक्शन तक लेकर आते हैं। मतलब कोई इक्वेशन रही होगी, उसका रूट सी है, तो वो इक्वेशन क्या रही होगी पहले वो देख लेते हैं। इक्वेशन ये होगी एफ डैश सी, पहले तो जो गिवन है वो लिखते हैं। और इक्वेशन वो ऐसी होना चाहिए जो इंटीग्रेटेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन आप कर सको, है ना। ऐसी इक्वेशन मत ले लेना जिसका इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। जैसे अभी ये, अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन लेकर ले लूँ ना इसका, तो दो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, आप कुछ भी कर लो इसका इंटीग्रेशन बता ही नहीं सकते अनटिल अनलेस आपके पास दोनों फंक्शन को लेकर के, मतलब ये ना पता हो कि फंक्शन क्या है, तब तक नहीं बता सकते हो आप। तो अब इसको थोड़ा कोशिश करते हैं और अच्छे से जमाने की। भाई इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू जी डैश सी। क्यों लिखा ना ऐसे, क्योंकि अब ये इंटीग्रेटेबल केस में आ गया, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, जी भी इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। आगे अभी और एफ डैश सी माइनस टी डैश सी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इक्वल टू 0। या फिर हमको क्या प्रूव करना है, हम जो प्रूव करना है उस स्टेटमेंट को ही हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। तो हमको एक्चुअली क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वेशन एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इक्वल टू 0 हैज at least
वन रूट से सी, वो रूट सी है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी। यही मतलब है इस चीज का। इसी इक्वेशन का रूट सी है जो ए कोमा बी में जो है होता है वो एग्जिस्ट करता है, तो सी इसको सेटिस्फाइड भी कर जाएगा। तो एक्चुअली यही प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है, या ये प्रूव करना है। तो इसे प्रूव कर दो या इसे प्रूव कर दो, बात एक है। तो अब क्योंकि इसका रूट, मुझको इसके रूट के बारे में बात करनी है, तो अब मुझे रोल्स थ्योरम के लिए मुझे इसके इंटीग्रल पे जाना पड़ेगा। टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो एफ ऑफ एक्स है ना। जो इंटीग्रेशन हम जिसका इसका करेंगे, तो पहले इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट अ फंक्शन। ये अब बेटा ना तो एफ मान सकते हैं ना जी मान सकते हैं, तो इसको आर एक्स ले लेते हैं फंक्शन को। क्या है मेरे पास, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स, और ये तो कांस्टेंट है, फिर एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो इसका इंटीग्रेशन हम जैसे ही करेंगे, आर डैश एक्स ले लेते हैं इसको भी, है ना, किसी फंक्शन आर का इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। अब बात करें पहली दो कंडीशन की, रोल्स थ्योरम की, तो आर एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी। क्यों कंटिन्यूअस है, यहां पर लिखा हुआ है जी एक्स एंड एफ एक्स आर टू कंटिन्यूअस। तो जब ये दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। पहली कंडीशन फुलफिल्ड है। दूसरी, आर एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। यस, क्यों, ये भी दिया ही हुआ है। तो जब डिफरेंशिएबल है, एफ एफ भी है जी भी है, तो आर एक्स भी होगा। अब अगली जो चीज होती है, जो सबसे मेन है, वो है आर ए माइनस आर बी। ये हमको चेक करना है, अगर जीरो है तो लग जाएगी। तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो आर ए माइनस आर बी, अब यहाँ तो आएगा नहीं, तो मेरे को पेज टर्न करना पड़ेगा। ये इक्वेशन है, ठीक है ना, आर ए माइनस आर बी। तो आर ए माइनस आर बी क्या होगा, देखिए। सबसे पहले दोनों में एफ ऑफ ए, इधर से अगर देखेंगे तो एफ ऑफ ए यहाँ पर एक्स की जगह ए रख दीजिए हर जगह, यही दो है। तो इसको एफ ऑफ ए माइनस जी, एफ एक्स माइनस जी एक्स लैम्डा ले लो इसको। और लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है ना, डिफरेंस ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डिफरेंट ऑफ जी एक्स बिटवीन ए एंड बी, और ये एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो देखिए अब इजी हो जाएगा। तो आर ए का जो टर्म आएगी मेरे पास, वो क्या आएगी, एफ ऑफ ए, है ना। और जब इसमें से पहली टर्म में से इसको माइनस करूंगा तो ये एफ माइनस एफ ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जी बी वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और यहाँ मेरे पास क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, माइनस जी ऑफ ए, और अगेन वही एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो जितना जो कुछ ये पूरा कॉमन आ रहा है वो तो लेते हैं, माइनस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो मेरे पास क्या कॉमन आया, जी ऑफ ए जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, सॉरी, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब देखो ध्यान से, ये अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर पूरी तरह से कैंसिल आ जाएगा। इससे एक माइनस वन निकलेगा, तो माइनस वन जो निकलेगा यहाँ से, वो इन दोनों के साइन फ्लिप कर देगा, मतलब एफ ऑफ ए आ जाएगा नेगेटिव, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। और एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव, तो उससे फिर ये खत्म हो जाएगा। तो आर ए माइनस आर बी इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब आर ए
इक्वल टू आर बी, यही मेन कंडीशन है जो आपको, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी सेटिस्फाइड। उसका मतलब क्या है? यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन आर डैश एक्स, या फिर सॉरी ऑन आर एक्स, तो थ्योरम तो आर एक्स पे लगेगी, एप्लीकेबल ऑन आर एक्स सच दैट at least one root of r dash x इक्वल टू 0 से, वो c से जो है वो c होगा, लाइज इन ओपन इंटरवल ए। यस, और r डैश x क्या है हमारे पास? r डैश x हमारे पास ये था, और इसका रूट अगर c हो जाएगा तो उसका मतलब ये चीज सही है, और ये चीज सही है तो उसका मतलब ये चीज सही है। प्रूव कर दिया आपने, ठीक है, ये हमने इक्वेशन प्रूव कर दी। चलिए, अच्छा, अगर आप लोगों ने लांगराज थ्योरम पढ़ी है, बोर्ड में अगर हुई है, तो लांगराज थ्योरम आपके पास क्या बोलती है? फंक्शन वही कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में। जब आएगा और अच्छे से देखेंगे, मैं यहाँ क्यों बताना चाहता हूँ ना कि बहुत अच्छी बात निकल के आएगी अभी यहाँ से। देखिए, अभी हो सकता है रिलेट ना कर पाए आप, मगर जब आप लांगराज थ्योरम पढ़ लेंगे ना, तब हो सकता है कि यहाँ पर वापस ना आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन लांगराज से भी हो जाते हैं, है ना? कैसे लांगराज से हो जाता है भाई? लांगराज क्या बोलता है कि अगर आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए कोमा बी में डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूअस भी है ना, तो उस केस में वही कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं बोलता है वो, ये कंडीशन नहीं होती है। तो ये यूं बोलता है कि अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल और क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस है, मतलब दो ही कंडीशन होती है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कंटिन्यूअस हो जाए और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो जाए ए और बी के बीच में, है ना। तो मतलब अगर ये आपका, जैसे थोड़ा अच्छे से देखें तो ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाए, ए और बी बराबर ना भी हो तो चलेगा, कैसे भी कोई ग्राफ बना दो आप। तो वो क्या बोलता है कि आपका इसके बीच में, ए और बी के बीच में कम से कम एक नंबर सी ऐसा जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी होगा। ये वो बोलता है ना। मैं भी बता देता हूँ इसके बारे में। इसका मतलब क्या हो गया ना, कि ये ए और बी को मिलाने वाली जो कॉर्ड होगी ना, इस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट जरूर खींची जा सकती है, एक टेंजेंट जरूर खींची खींची जा सकती है। तो यस, ऐसा हर बार होगा, है ना। मतलब इस ए और बी को मिलाने वाली कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक टेंजेंट जरूर खींची जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी खींच सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा तो सपोज ये इस तरीके से बना दें आप, है ना। तो ये ए और बी को मिलाने वाली अगर ये कोई कॉर्ड में ले लेता हूँ ये, तो इसके पैरेलल बहुत सारी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी की जाती है, मगर कम से कम एक टेंजेंट जरूर पॉसिबल है यहाँ पे। ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है इसका। तो अगर यहां से देखें ना, तो इसको यूज करके अभी जो दोनों सवाल किए ना, वो भी किए जा सकते थे। जैसे पहला सवाल जो मुझे प्रूव करना था, दिमाग लगाना आना, बस दिमाग लगेगा इसमें अच्छे से, है ना। और वो तो खैर यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंट है तो वो तो लगा ही लेंगे। पहला क्या था आपका? आपको प्रूव करना था 2c एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी एफ डैश सी, है ना। मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप लोग सीखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं इसको एलएमवीटी से प्रूव करता, तो सबसे पहले तो वो एफ डैश सी, तो उसने जो बोला था ना कि, क्या बोला था उसने कि ए से लेके बी के बीच में जो कॉर्ड होगी, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ ए, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, ये स्लोप होगा। कम से कम एक सी जरूर होगा वहां पर, टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के बराबर होगा, तो वो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? वो एफ डैश सी होगा। यही उसका स्टेटमेंट बोलता है। तो यहां से मुझे क्या लेना था? एफ डैश सी इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाता अपॉन टू सी इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसे प्रूव करें? ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। अब उस समय, अब आप कहेंगे कि सर अगर ये क्वेश्चन आया हुआ था तो सीएमबीटी तो थी नहीं, सीएमबीटी नहीं थी, तो फिर इसको क्वेश्चन को बच्चों ने कैसे किया होगा? उस क्वेश्चन को किया होगा लांगराज से। कैसे किया होगा?
ए और बी के बीच में उसने बोला था कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, उसने बोला था कंटिन्यूअस, है ना। देखो ध्यान से सुनना कि ऐसे अप्रोच डेवलप करी जाती, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है कहां पे? क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड ओपन इंटरवल ए कोमा बी रेस्पेक्टिवली। मैं ज्यादा लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगा, मैं सीधे काम की बात आपको बता रहा हूं, है ना। अब ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। एफ इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे लैग्रांज थ्योरम लगाएंगे। लैग्रांज थ्योरम में तो उसका कोई रूल है नहीं, तो अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है तो एफ डैश सी इक्वल टू आपका एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। मतलब ए से लेके बी के बीच में कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, ये ए है और ये बी है, अगर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो इस कॉर्ड को, कौन सी, ए और बी को मिलाने वाली जो भी कॉर्ड होगी है, इस कॉर्ड के पैरेलल कम से कम एक तो टेंजेंट जरूर होगी। तो उस पॉइंट को सी मान लिया जहां पर खींची गई टेंजेंट इसके पैरेलल है ये। तो यहां पर इस टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के स्लोप के बराबर है, तो ये चीज होगी। दूसरा जो हमने यहाँ पर जो फंक्शन एज्यूम किया, लेट अदर फंक्शन, ये अज्यूम करना ही बस होता है कि आपको देखते ही समझ में आ जाए। लेट अदर फंक्शन जी एक्स, वो हमने ले लिया एक्स स्क्वायर। कैसे मुझे पता पड़ा एक्स स्क्वायर लेना है? क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लेना देना है, अभी देखते जाओ। अब अगर इसकी बात करूं तो ये हर जगह तो कंटिन्यूअस होता है और हर जगह डिफरेंशिएबल होता है। तो ए से लेके बी में भी आपका डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा। जाहिर सी बात है, वो तो होगा क्योंकि इसका ग्राफ ही कुछ ऐसा आता है। ये जीरो होगा यहाँ कहीं, तो जीरो पर आ जाता है, बस ये टच कर जाता है इस तरीके से। रफ ग्राफ बना रहा हूँ बिल्कुल। ए और बी यहाँ कहीं होता है, ये शार्पेज नहीं होता है। सब समझदार हैं आप लोग, है ना। कुछ ऐसा ग्राफ होता है इसका, ऐसा, है ना। अब ए और बी कहीं भी हो, यहाँ नहीं कहीं भी हो, तो यहां से लेके यहां तक के बीच में यस लाग्रांज थ्योरम लगाई जा सकती है। तो यहां पर भी इसमें भी आपका जी डैश सी जो होगा, कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा सी, वहां पर खींची गई टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो आपका इसकी जो कॉर्ड बनेगी उसके बराबर होगा। तो ये जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, यही होगा। तो जी डैश सी, जी ये है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो जी डैश एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा। तो जी डैश सी, भाई ये तो मेरे पास 2c हो जाएगा। और जी ए की बात करूं तो ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी हो गया। ये इक्वेशन दे दो यहाँ पे दो, इस इक्वेशन को दे दिया था 1। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो आप, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे डिवाइड करोगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा क्या, एफ डैश सी अपॉन 2c। तो ये देखिए, ये a माइनस बी, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। क्या ये नहीं आ गया, एफ ऑफ बी अपॉन a माइनस बी आ गया ना। इसी तरीके से अगर मैं दो फंक्शन ले लूं अलग अलग, अभी तो मैंने gx जो था उसको स्पेसिफाइड कर दिया, अभी अगर लाग्रांज थ्योरम में दो अलग अलग में लगा दूं तो एफ डैश सी मेरे पास कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। और इसी तरीके से जी डैश सी मेरे पास कितना हो जाएगा, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी। कर दो इनको डिवाइड फिर से, तो जैसे ही डिवाइड कर दोगे आ गया ना, जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी। तो ये एक रफ वर्क था। तब जब आप लाग्रांज थ्योरम पढ़ लोगे तब इस तरीके से आपको सोचना आना चाहिए। हो सकता है उस समय वैसे क्वेश्चन, ये मेरे को अभी क्लिक हुआ कि भाई इसको लाग्रांज से भी किया जा सकता है, तो लगे हाथों मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब लाग्रांज आ जाएगी तब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है लाग्रांज से। मगर हाँ, आपको क्वेश्चन को देख के आपको एफ डैश एक्स अज्यूम करना आना चाहिए कि भाई एफ डैश एक्स, खासकर सी के केस में, जब सी से वो सेटिस्फाइड करा देता है उस केस में आपको देखना आना चाहिए, यही मेन है इसमें तो, है ना। चलिए
आगे देखते हैं। तो ये तो रफ वर्क था, इसको डिलीट कर देते हैं। पीछे वाला भी हमारा रफ वर्क था, इसको डिलीट कर देते हैं। ये फेयर है, इसको नहीं। तो एक छोटा सा नोट और लिख लेते हैं। एक स्पेशल केस की बात कर लेते हैं थोड़ा। नोट से पहले पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए रोल्स थ्योरम हमको क्या बोलती है ना कि एफ एक्स आपका क्लोज इंटरवल ए को बी में कंटिन्यूस होता है और ओपन में डिफरेंशिएबल होता है, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है ना। ये एफ ऑफ ए ये इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है। अब ये कहीं भी हो सकता है ना। इसका एक स्पेशल केस बनाने के लिए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं रोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मैं बोल देता हूँ कि ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है ना, ये दोनों रूट हैं आपके पास में, मतलब ये दोनों जीरो हैं। मतलब अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों जीरो हो जाए आपके सपोज, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपकी एक्स एक्सिस हो जाए और ये आपका फंक्शन हो जाए, कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ये बनेगा आपका। तो अगर मैं देखूं ये, तो अगर ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी, ये मेरे पास बी है, तो ए और बी मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इस केस में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये दोनों इक्वल हो गए, जीरो हो गए। तो उसका मतलब एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स की दो वैल्यूज के लिए जीरो है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एफ एक्स के दो रूट है, ए और बी, अभी तक तो यहां से तो एक बात ये भी हो गई कि अगर एफ ऑफ एक्स के दो रूट है, कॉन्जिक्यूटिव दो रूट है, तो उसके बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट जरूर होगा। बहुत सिंपल सीधी सी बात। एफ एक्स के दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट जरूर होगा। दोबारा, एफ एक्स के दो अलग अलग, सॉरी पहले दो के बार में दो अलग अलग बोलना भूल गया था। एफ एक्स के दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट जरूर होगा। ठीक है, कम से कम एक रूट बोला है मैंने। कम से कम क्यों, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी, इस केस में भी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी हम जीरो लेंगे। तो ये ये और ये ऐसा। तो इस केस में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ये आपके पास में दो रूट हो गए, और इसके बीच में एफ डैश एक्स की ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, पांच हो गए। आप खुद भी समझदार है, कर्वेटरी की इतनी नॉलेज तो रखते हैं कि मर्जी है उतने रूट बना जा सकते हैं बीच में, है ना। तो अभी तक मेरे पास क्या चीज क्लियर हुई कि एफ एक्स के दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग रियल रूट के बीच में, देखो अगर वास्तव में स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान रखा जाए ना, तो कितनी ज्यादा सफाई से बोला जाना चाहिए इसको, आप देखिए, है ना। और वहीं बात अगर अंडरस्टैंडेबिलिटी की करी जाए, तो सिंपल सी बात बोल दिया जाए कि दो रूट्स के बीच में एक उसके डेरिवेटिव का एक रूट जरूर लाई करेगा। मगर मैथमेटिकली करेक्ट होना वास्तव में एक चैलेंज है। दो अलग अलग, दो रियल कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा। एफ एक्स के दो अलग अलग रियल कॉन्जिक्यूटिव रूट्स के बीच में एफ डैश एक्स का एक रूट जरूर लाई करेगा। इसी को अब थोड़ा आगे जाकर के एम्फेसिस कर लेते हैं, और थोड़ा इसको थोड़ा फोकस करते हैं और कितना इसके रूट में जाया जा सकता है, तो देखते हैं।